गुड इवनिंग क्लास। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्किल लर्निंग के बारे में। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी मोटर लर्निंग कैसे होती है। जो हमारी एकेडमिक लर्निंग होती है और जो मोटर लर्निंग होती है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है ना। जब मैं बात करता हूँ कि एकेडमिक लर्निंग क्या है, एकेडमिक लर्निंग का मतलब कि आप कोई कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं या फिर आप कोई फॉर्मूला याद कर रहे हैं या फिर आप किसी रिसर्च के टॉपिक को समझ रहे हैं कॉन्सेप्चुअली। तो आपको क्या करना है, आपको पैराग्राफ पढ़ने हैं, पैराग्राफ को कनेक्ट करना है और उसको रिटेन करना है। बट जो आपकी स्किल लर्निंग होती है या फिर जो मैं कहता हूँ मोटर लर्निंग है, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है ना। तो मोटर लर्निंग, हम स्किल को कभी भी ऐसा नहीं है कि स्किल को याद करते हैं, हम स्किल को कभी याद नहीं करते हैं। मोटर इज somehow related to the movement and learning is somehow related to the learning the patterns, different different patterns जो हम समझते हैं वो। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि भैया जो मोटर लर्निंग है उसकी अलग अलग थ्योरीज कौन कौन सी हैं, तो जो सबसे पहली थ्योरी है वो है आपकी स्कीमा थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? स्कीमा थ्योरी ऑफ मोटर लर्निंग। किसने दी है? 1975, रिचर्ड स्मिथ। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेगा, स्कीमा थ्योरी। और कौन कौन सी थ्योरी है? दूसरी है आपकी फिट्स एंड पॉसनर स्टेजेस ऑफ लर्निंग। ठीक है। स्टेजेस ऑफ लर्निंग है फिट्स एंड पॉसनर का, 1967 का है। और कौन सी थ्योरी है आपकी? डायनामिक सिस्टम थ्योरी। ठीक है। अ, चौथी थ्योरी है आपकी जेंटल्स इकोलॉजिकल स्किल लर्निंग थ्योरी। और पांचवी है आपकी ब्रेनस्टर डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्योरी। डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्योरी। एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, आपने एक ही टाइप की थ्योरी पढ़ी होगी कि हमारी जो स्किल लर्निंग होती है वो होती है कॉग्निटिव फेज, ऑटोनोमस फेज, उसके बीच में आता है एसोसिएटेड फेज। तो हम एक तरीके की थ्योरी पढ़ लेते हैं। लर्निंग कैसी होती है? कॉग्निटिव, एसोसिएटिव, ऑटोनोमस। ये पता ही नहीं कि कहाँ पढ़ी, कैसे पढ़ी, कौन से किस ऑथर ने दी है। तो बहुत सारी चीजें उसमें हमें समझनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपकी स्कीमा की। जीन पेजेट ने स्कीमा को डिफाइन किया एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज। क्या बताया? एक स्कीमा क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज है। आप सपोज कीजिए, आपको सबसे पहले बताया गया कि एक स्टार होता है। स्टार क्या है? स्टार आपका रात में दिखता है। आपका दिमाग में एक बिल्डिंग ब्लॉक बन गया कि स्टार आपको रात में दिखते हैं, बट जब आप धीरे धीरे बड़े होते हैं तब आपको बताया गया कि एक स्टार होता है, वो सन है। सन भी क्या है? एक स्टार है, बट वो दिन में दिखता है। तो आपको क्या हुआ, एक बिल्डिंग ब्लॉक के साथ दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक ऐड हो गया। जैसे जब हम छोटे थे तब हमें पढ़ाया गया कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। फिर जब हम थोड़े से और बड़े हुए तब हमें पता लगा कि सन राइज नहीं करता है, हम घूमते हैं। है ना, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। एक बिल्डिंग ब्लॉक और ऐड हो गया। ऐसे ही थोड़े और बड़े हुए तब हमें पता लगा कि भैया सन भी क्या कर रहा है, एक बड़े स्टार के अराउंड क्या कर रहा है, एक स्पीड पे चल रहा है, और अर्थ भी उसके अराउंड चल रही है। तो हमें पता लग गया कि हाँ भैया, हम तो सब एक दूसरे के चक्कर ही काट रहे हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हम ऐड करते रहते हैं। है ना। तो स्कीमा थ्योरी के अंदर बेसिकली क्या बताया गया कि जो आपकी स्किल्स हैं, ठीक है ना, आप उनको एज एन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज समझिए। क्या समझा गया? एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज समझा गया। जैसे कि अगर कोई एक मूवमेंट है, जैसे कि मैं कहता हूँ हमारे फंडामेंटल मूवमेंट क्या है? कैचिंग और थ्रोइंग। ठीक है ना। कैचिंग और थ्रोइंग क्या है? दो फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं। ठीक है ना। यू विल कॉल इट एज अ फंडामेंटल स्किल्स। ठीक है ना। जब आप इन फंडामेंटल स्किल्स को समझते हो तो आप उनको एक मोटर प्रोग्रामिंग के तौर पे समझते हैं। आप क्या करते हैं जब स्किल्स की प्रैक्टिस करते हैं? तो व्हाट यू डू इज यू लर्न जनरल मोटर प्रोग्रामिंग, कि कैच करते वक्त हमें क्या क्या चीजें करनी है। जो बॉल आ रहा है उसके अपने आईज, हमें क्या करना है, विजन को मेंटेन करना है, हैंड्स को सॉफ्ट रखना है, विद द बॉल हमें जाना है। तो कैचिंग थ्रोइंग के हम क्या करते हैं, जनरल मोटर प्रोग्राम्स को समझते हैं। क्या जो हमारे कोचेस हमें बताते हैं
वो क्या करते हैं, हमें सिर्फ बताते हैं कि आपको क्या क्या चीजें करनी है स्किल एग्जीक्यूशन के टाइम में। तो वो हमारी कोग्निटिव लर्निंग हो गई। इसको हम एक जनरल मोटर प्रोग्राम बना के अपने सेरिबेलम में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं कि ऐसे ऐसे चीजें हमें करनी है। ठीक है। अब ये जो जनरल मोटर प्रोग्राम होता है, इसके लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी आर लर्निंग टू थ्रो अ बॉल। मैं एक बॉल फेंकना सीख रहा हूँ। अब मैं इस बॉल फेंकने को जब मैं सीखता हूँ, बार बार प्रैक्टिस करता हूँ, प्लस मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक स्कीमा डेवलप करता हूँ। क्या करता हूँ, एक स्कीमा डेवलप करता हूँ। एक स्कीमा क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज क्या है, बॉल थ्रो कैसे करनी है। ठीक है। उसको प्रैक्टिस किया तो मेरा एक स्कीमा डेवलप हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऐड करते रहते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज में, तो स्कीमा क्या होता है, ऐड होता रहता है, नए नए स्कीमास आते रहते हैं। ठीक है। तो जब स्कीमा एक आ गया, अब इस स्कीमा के अंदर एडजस्टमेंट कैसा होगा कि एक जो बच्चा है, एक चाइल्ड है, ही और शी कैन एडजस्ट द थ्रोइंग टेक्निक डिपेंडिंग अपॉन कि वो अब कौन सा थ्रो कर रहा है। जैसे कि सॉफ्ट बॉल में थ्रो कर रहा है, क्रिकेट में थ्रो कर रहा है ना, बास्केटबॉल में थ्रो कर रहा है, या फिर हैंडबॉल में थ्रो कर रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन, सबसे पहले मैंने एक फंडामेंटल स्किल सीखी, उसका प्रैक्टिस किया, उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक डेवलप किया। उस बिल्डिंग ब्लॉक पे मैंने क्या किया, एक जनरल मोटर प्रोग्राम के अंदर अलग अलग सिचुएशंस में पार्टिसिपेशन करना सीखा। ठीक है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन, अब मैं इस स्कीमा को डिफरेंट, एक अडेप्टेशन के बाद डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में जब मैं यूटिलाइज करता हूं, तो उसे मैं कहता हूं स्कीमा थ्योरी। क्या कहता हूं, स्कीमा थ्योरी। ठीक है। इस स्कीमा थ्योरी के अंदर मुझे दो चीजें पता है। एक होती है इसी के अंदर आपकी क्लोज्ड लूप एंड ओपन लूप थ्योरी। क्या है, एक है आपकी क्लोज्ड और ओपन लूप थ्योरी। ठीक है। क्लोज्ड लूप थ्योरी क्या कहती है कि, अब सपोज करो कि कोई भी, आप कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर कोई भी स्किल देखेंगे ना, तो वो उसका एक सीक्वेंस सेट होता है हमेशा। कि आपको जैसे बॉल को किक करना है तो आपको अप्रोच रन करना पड़ेगा, प्लेसमेंट ऑफ नॉन किकिंग फुट टुवर्ड्स द बॉल, फिर आपको बैक स्विंग लेना है, इम्पैक्ट करना है, फॉलो थ्रू लेना है। तो हर एक स्किल क्या होती है आपकी, एक प्री प्रोग्राम और प्री डिजाइन फिक्स होती है। ठीक है ना। अब जब आप क्या करते हैं, ऐसी स्किल्स के अंदर क्या करते हो, पार्टिसिपेट करते हो जो बिल्कुल फिक्स हैं। क्या है, जो बिल्कुल फिक्स हैं। ठीक है। और कई ऐसी होती हैं जो आपकी बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती हैं, जिसको आप रैपिडली परफॉर्म करते हो। है ना। स्पोर्ट्स में मैं स्किल्स की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे मूवमेंट बहुत ज्यादा फिक्स है, और कहीं पे जहाँ पे आपका मूवमेंट बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। ठीक है ना। अब जैसे कि सपोज करते हैं, ओपन लूप थ्योरी क्या कहती है, ओपन लूप थ्योरी ये कहती है कि हम कोई भी क्या करेंगे, मोटर प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि पहले से प्री स्टोर्ड है हमारा। ठीक है ना। जैसे कि प्री स्टोर्ड है, मतलब थ्रोइंग, कैचिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये क्या है, प्री स्टोर्ड मोटर प्रोग्राम है हमारे। ठीक है। जब आप उसको क्या करोगे, विदाउट एनी फीडबैक, विदाउट एनी फीडबैक एग्जीक्यूट कर दोगे। ठीक है ना। विदाउट एनी फीडबैक आप उसको क्या करोगे, एग्जीक्यूट कर दोगे, और फिर देखोगे कि क्या इफेक्ट पड़ा। दैट मीन दिस इज कॉल्ड ओपन लूप थ्योरी। मतलब कि आपका एग्जीक्यूशन, जो मोटर प्रोग्राम ऑलरेडी स्टोर्ड था, आपने उसके क्या किया, विदाउट एनी फीडबैक, कंटिन्यूस फीडबैक आपने नहीं लिया और उसको क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, उसे हम कहते हैं ओपन लूप थ्योरी। क्लोज लूप थ्योरी क्या कहती है कि जब हम स्किल को एग्जीक्यूट करेंगे, जब हम स्किल को एग्जीक्यूट करेंगे, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यूअस एरर डिटेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंटिन्यूअस एरर डिटेक्शन करेंगे विद फीडबैक। और ये भी देखेंगे कि जो हम स्किल एग्जीक्यूशन कर रहे हैं उसमें प्रॉपर मूवमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। या फिर क्लोज लूप थ्योरी में मैं ये कह सकता हूँ कि जो एक्चुअल मूवमेंट होता है और जो मैं खुद का मूवमेंट कर रहा हूँ, इंडिविजुअल मूवमेंट कर रहा हूँ, उसके बीच में कंपैरिजन करके देखता हूँ। तो क्लोज्ड लूप थ्योरी इज एक्चुअल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, एंड ओपन लूप थ्योरी क्या होती है, एक लेजिस्फेयर अप्रोच होती है जहां पे आप स्किल को लर्न करते हैं।
ठीक है ना। कोई भी एक जो छोटे में हम बच्चों को सिखाते हैं तो वो ओपन लूप थ्योरी में सिखाते हैं, क्लोज्ड लूप थ्योरी में हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक्चुअली होती है। तो स्कीमा थ्योरी तो आपकी ये कहती है। ठीक है। उसके बाद आपकी आती है दूसरे नंबर की थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसे हम कहते हैं स्टेजेस ऑफ मोटर लर्निंग। स्टेजेस ऑफ मोटर लर्निंग ये किसने दी है? फिट्स एंड पॉसनर ने दी है, 1967 में दी है। ठीक है। भाई इस थ्योरी के अंदर क्या बताया गया? इस थ्योरी के अंदर बताया गया कि हमारी जो मोटर लर्निंग होती है उसके तीन फेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है कोग्निटिव फेज, दूसरा होता है आपका एसोसिएटिव फेज, यही आप एग्जाम में पढ़ के जाते हैं स्टेजेस ऑफ मोटर लर्निंग में, और तीसरा फेज होता है आपका ऑटोनॉमस स्टेज। ठीक है। फिट्स एंड पॉसनर ने कहा कि जो आपकी मोटर लर्निंग है ये इन तीन फेजेस से होके जाती है। कोग्निटिव फेज मतलब दैट मीन यू आर एनालाइजिंग द स्किल एट अ कोग्निटिव लेवल, ब्रेन थॉट प्रोसेस में आप क्या कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, लेके आ रहे हो। तो कोग्निटिव फेज कैसा फेज होता है? ये एक बिगिनर फेज होता है। कैसा है? बिगिनर फेज है, या फिर नोवाइस फेज है, एकदम अर्लीस्ट फेज है, जहां पे इंडिविजुअल क्या करता है, सेल्फ टॉक करता है, फीडबैक लेता है। ठीक है ना, क्या करता है, फीडबैक लेता है, और वीडियोस वगैरह देखता है। तो कोग्निटिव फेज में हम क्या करते हैं, इन एंड आउट स्किल के एग्जीक्यूशन को समझते हैं कि मसल्स रिक्वायर्ड क्या है, बॉडी का कौन सा मूवमेंट रिक्वायर्ड है, बॉल को कब हिट करना है, बॉल को कब रिसीव करना है। दिस इज कॉल्ड कोग्निटिव फेज। ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका एसोसिएटिव फेज। एसोसिएटिव फेज बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को कोग्निटिवली समझ लेते हैं कि बॉल को कैसे थ्रो करना है, या मेरा स्पिन कैसे करना है, या फिर मुझे वॉलीबॉल में रिसीव कैसे करना है। तो उस थॉट प्रोसेस को मैं क्या करता हूँ, ये मान के चलता हूँ जो मैंने कोग्निटिव लर्निंग करी है, अब मैं उसको क्या करूंगा, जो मेरी कोग्निटिव लर्निंग थी, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने अम, जो मेरी डिक्लेरेटिव मेमोरी है, अब मुझे उस डिक्लेरेटिव मेमोरी को कन्वर्ट करना है प्रोसीजरल में। मतलब कि मैंने किसी चीज को लर्न कर लिया इन एंड आउट, अब उस इन एंड आउट को मेरे को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रोसीजरल मेमोरी में लेके आना है। जब आप पहली बार बाइक चलाते हैं तो सबसे पहले आप बाइक के बारे में जानते हैं, फिर बाइक को जब चलाते हैं तो हर एक स्किल का ध्यान रखते हैं, और फिर जब आप धीरे धीरे उसके प्रोसेस में आ जाते हैं तो उस सिचुएशन में आपको क्या होता है, जो पीछे बैठा होता है कि बाइक कैसे चलानी है, तो आपको यहाँ क्या होता है, बहुत सारे क्यूज मिल रहे होते हैं, है ना। आपका परसेप्शन डेवलप हो रहा होता है। ठीक है ना। एक्शन रिएक्शन समझ रहे होते हैं आप कि बाइक में ब्रेक कब लगाना है, किन आगे अगल बगल वाली बाइक्स को देख के कैसे मोड़नी है ना, कैसे लाइट पे रुकना है। ऐसे ही स्पोर्ट्स में होता है, जब हम स्किल लर्निंग कर रहे होते हैं, हम किसी चीज को समझ चुके होते हैं, तो जब हम उसको प्रोसीजरल मेमोरी में लेके आते हैं तब हम देखते हैं कि अच्छा तुम बताना मैंने सही से एग्जीक्यूट किया या नहीं किया। आप जैसे मैं बॉलिंग सीख रहा हूं तो मैं परसेप्शन रखूंगा कि मेरा बैट्समैन कहाँ मूव कर रहा है, तो उसके हिसाब से मैं बॉल डालूंगा। दैट मीन एसोसिएटेड फेस में हम प्रोसीजर पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं, अपनी कपलिंग एबिलिटी जो होती है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, जो आपकी एसोसिएटिव फेस होती है, ये भी नेट के अंदर पूछा गया था, इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, जरूरी होता है हमें सेंसरी फीडबैक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेंसरी फीडबैक। ठीक है ना। क्यों सेंसरी फीडबैक इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा यहाँ पे काइनेस्थेटिक परसेप्शन क्या होता है, डेवलप होता है। एग्जाम में पूछा गया वो कौन सा फेज है लर्निंग का जहां पे आपका सेंसरी फीडबैक और काइनेस्थेटिक परसेप्शन डेवलप होता है, तो एसोसिएटेड फेज होता है। ऑटोनोमस फेज बेसिकली क्या होता है कि जब मैं किसी चीज का प्रोसीजर करना अच्छे से सीख गया हूं, उसको अब मैं क्या करूंगा, डिफिकल्ट सिचुएशंस में एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है ना। डिफिकल्ट सिचुएशंस में उसका एग्जीक्यूशन मैं देखूंगा। डिफिकल्ट सिचुएशन जैसे कि आप बाइक सीखते हैं, शुरू शुरू में आपको डर लगता है, जाम लगा है कैसे निकालेंगे। सेम, जब आप कंपटीशन खेलते हैं तब आपको डर लगता है कि मेरी सर्विस नेट पे ना रह जाए। तो जब आप एक प्रोसीजरल मेमोरी से ऑटोनोमस स्टेज में आते हैं, तब आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस मिलती हैं जहां पे आपको स्किल का एग्जीक्यूशन करना है। यहाँ पे आपको ईडियो मोटर ट्रेनिंग करनी चाहिए। दैट मीन आपको साइकोलॉजिकली अपने आप को काम रखना है, प्लस आपको आपकी मसल्स को एग्जैक्टली पता है कि कब क्या करना है। ठीक है ना। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यहाँ पे आपको कंप्लीट मूवमेंट फीडबैक होता है।
कंप्लीट मूवमेंट फीडबैक होता है। कई बार अगर आपने ओलंपिक लेवल के एथलीट्स को देखा होगा, जब वो थ्रो करते हैं, जैसे कि नीरज है, नीरज का कोई थ्रो अच्छा नहीं हुआ, तो थ्रो लैंड होने से पहले वो फाउल कमिट कर देता है या फिर उस थ्रो को काउंट नहीं करवाता है। क्यों? बिकॉज एट दिस ऑटोनोमस स्टेज एथलीट को पता लग जाता है कि उसका कितना प्रिसाइज फोर्स लगा या नहीं लगा। कोई बैट्समैन आउट होके आता है तो उसको पता होता है कि मैंने आउट हुआ तो मेरा कौन सा फोर्स ज्यादा लगा कि मेरी बॉल कैच हो गई, टप्पे में नहीं पहुंची। ठीक है? तो ये क्या है? ये होता है आपका स्टेजेस ऑफ मोटर लर्निंग अकॉर्डिंग टू फिट्स एंड पॉसनर, कॉग्निटिव फेज, एसोसिएटिव फेज और ऑटोनोमस फेज। ये लर्निंग के स्टेजेस किसने दिए थे? फिट्स एंड पॉसनर ने दिए थे। ठीक है? अब बात करते हैं अलग से, जो मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं। डायनामिक सिस्टम थ्योरी, जेंटल इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी और ब्रेनस्टर डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्योरी। ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें अब इसकी, थर्ड वाले की। थर्ड कौन सा है आपका? डायनेमिकल सिस्टम थ्योरी ऑफ स्किल लर्निंग। डायनेमिकल सिस्टम थ्योरी ऑफ स्किल लर्निंग किसने दी है? ये दी है एस्थर एंड स्कॉट। ये कब आई है? 1980 में आई है थ्योरी। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि हम आइसनर और स्कॉट ने क्या बताया इसमें, कि जो आपका मोटर बिहेवियर होता है, मोटर बिहेवियर को आप ऐसे समझ लीजिए, जब आप कोई भी स्किल को एग्जीक्यूट करते हैं, उस मोटर बिहेवियर को दो चीजों से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो क्या है? इंडिविजुअल का एग्जीक्यूशन। इंडिविजुअल का एग्जीक्यूशन मतलब कि इंडिविजुअल ने क्या मूवमेंट पैटर्न इस्तेमाल किया। ठीक है? इंडिविजुअल ने कितनी एनर्जी लगाई, है ना, कितना वो नेचुरल था। एक तो ये चीज, प्लस टास्क की डिफिकल्टी क्या थी। ठीक है? प्लस इन्वायरमेंट कैसा था। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैं सपोज करते मैं कवर ड्राइव खेल रहा हूँ क्रिकेट के अंदर, तो मेरी जो कवर ड्राइव का मूवमेंट बिहेवियर है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा? इंडिविजुअली। इंडिविजुअली मतलब मैंने कौन से ग्रिप से खेला, मैंने स्पिनर पे खेला, मैंने पिच के पास जाके खेला या खड़े खड़े खेला, या फिर मैंने उसको कितना फोर्सफुली खेला, या फिर मैंने उसको लॉफ्टेड खेला, ये मेरा हो गया इंडिविजुअल अटेम्प्ट। टास्क की डिफिकल्टी मतलब सामने अपोनेंट कौन था, वो मैटर करता है, बॉल कैसी थी, है ना। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब कि आपके फेवरेबल कंडीशंस में आपने खेला या फिर नॉन फेवरेबल कंडीशंस थी। तो आपका जो मोटर बिहेवियर है, इंडिविजुअल, टास्क और इन्वायरमेंट, तीनों चीजों से मिलके आपकी स्किल को इफेक्ट करता है। तो ये है क्या? आपकी डायनामिक सिस्टम थ्योरी। ठीक है? चलो, चौथी थ्योरी कौन सी है? ब्रेसनर डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्योरी। डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। किसने दी है? निकोलाई ब्रेसनर। ठीक है? कब दी है? 1967 में दी है। इस थ्योरी के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि सपोज करो, ठीक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है यहाँ पे कि ऑल इंडिपेंडेंट मूवमेंट पॉसिबिलिटी इन द बॉडी। ठीक है? अब देखो क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं, कोई स्किल एग्जीक्यूट करनी है मुझे, जैसे मुझे स्किल एग्जीक्यूट करनी है वॉलीबॉल में डिफेंस की, है ना, फोर आर्म, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे डिफेंस करना है। ठीक है ना? फोर आर्म पे मुझे क्या करना है? बॉल को लेना है। अब जब मुझे फोर आर्म पे बॉल को रिसीव करना है, तो उस पास के अंदर बेसिकली क्या होगा, मेरी एल्बो एक्सटेंड होनी चाहिए, शोल्डर सामने की तरफ फ्लेक्स होने चाहिए, नीज बेंड होने चाहिए। या फिर जब मैं बास्केटबॉल की बात करता हूँ, जब मैं फ्री शॉट लेता हूँ, तो मेरी बॉल मेरे पास में होनी चाहिए, नी फ्लेक्स्ड होने चाहिए, हिप फ्लेक्स होनी चाहिए, और मेरी गर्दन सीधी होनी चाहिए, मुझे थ्रो लेना है। ऐसे ही जब मैं हैंडबॉल के अंदर पेनल्टी शॉट लेता हूँ, तो मेरा बॉल मेरे बॉडी के पीछे होना चाहिए, गोल पोस्ट पे मुझे देखना है। तो जब भी आप कोई स्किल एग्जीक्यूट करते हो, तब आपके उस पर्टिकुलर रीजन में कितने जॉइंट्स हैं,
और उन जॉइंट्स में कितनी पॉसिबल मूवमेंट्स हैं। आ रही बात समझ में? किसी भी स्किल एग्जीक्यूशन के अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने इन्वॉल्व होने वाले हैं और उन जॉइंट्स की टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स कितनी है। उन्हीं मूवमेंट्स को हम क्या करते हैं, फ्रीज करके रखते हैं और अनफ्रीज करते हैं। ठीक है। सपोज अगर आप क्या करोगे, अगर आप वॉलीबॉल में फोर आर्म पास करते हो, तो बेसिकली आपको आपका कोच बोलेगा कि आप अपनी एल्बो को सीधा रखिए, मतलब एल्बो को एक्सटेंड करिए और उसको फ्रीज मत करिए, अनफ्रीज कर दीजिए। और कई बार आपको बोलेगा कि यहाँ पे जो स्किल एग्जीक्यूशन करना है, तो आपको थोड़ा इजीली होके चेस्ट पे पास रिसीव करना है। दैट मीन आपको जब चेस्ट पास रिसीव करना है फुटबॉल में, तो यू नीड टू बी इजी, आप पीछे जाएंगे, रिसीविंग इम्पेटस। तो कई बार जब पर्टिकुलर स्किल में आप क्या करेंगे, अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स को क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, पर्टिकुलर जॉइंट्स को, और कई बार उन जॉइंट्स को आप अनफ्रीज करेंगे। तो उसके बेसिस पे हम अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या कहते हैं, जितने भी पॉसिबिलिटी मूवमेंट हैं हम कई स्किल्स में फिक्स करते हैं और कई मूवमेंट्स में हम फिक्स नहीं करते हैं। ठीक है ना। कई बार कहते हैं ना कि आप फॉलो थ्रू रोकिए, स्क्वैश में खेलते हैं तो फॉलो थ्रू रोकते हैं हम अपना, और जब हम टेनिस खेलते हैं तो फॉलो थ्रू पूरा लेते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये डिपेंड करता है कि आपके स्किल में कौन कौन सी जॉइंट्स इन्वॉल्व होने वाले हैं और उन जॉइंट्स को आप कितना फ्रीडम देने वाले हैं। ठीक है। चलिए, अब आती है आपकी पांचवी थ्योरी, जिसे हम कहते हैं जेंटल्स इकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, 1972 में आई है। ठीक है। इस थ्योरी में बहुत सिंपल सी बात कही गई। क्या थ्योरी में क्या बात कही गई, इस थ्योरी में कहा गया कि भैया जो आपकी लर्निंग है, स्किल जो लर्निंग है, ठीक है ना, इसके अंदर हमें इन्वायरमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि हम कोई भी स्किल सीखते हैं और कोई भी स्किल को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट में ही करनी है, इन्वायरमेंट में ही लर्निंग करनी है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, अनकंट्रोल्ड स्टिमुलस होंगे आपके सामने। ठीक है ना। तो लर्निंग किस पे डिपेंड कर रही है, आपके इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट से आपको किस तरीके के क्यूज मिल रहे हैं, किस तरीके का आपको फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दो पार्ट आते हैं। पहला पार्ट आता है आपका स्टेज वन, जिसको हम कहते हैं लर्नर्स आइडेंटिफाइज। लर्नर्स आइडेंटिफाइज का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग गलत है, कि भैया यहाँ पे जो लर्नर है उसको आइडेंटिफाई करना है रेलेवेंट और नॉन रेलेवेंट इन्वायरमेंट क्यूज को। जब हम स्किल एग्जीक्यूट करते हैं, कई बार आपने देखा होगा ना, हम फेक पास करते हैं या फिर फेक फील्डिंग करते हैं, या फिर हम कई बार क्या करते हैं, फेक जंप करते हैं वॉलीबॉल में। तो हम जब स्किल एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए स्किल एग्जीक्यूशन में कौन सा क्यू मेरे लिए रेलेवेंट है और कौन सा क्यू नॉन रेलेवेंट है। जब आप डॉज देते हो, फेंटिंग करते हो, तब आप क्या करते हो, इन्वायरमेंट को देखते हो। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि कौन सी चीजें मेरे अकॉर्डिंगली मूव होने वाली है। दैट मीन मुझे बॉल इस तरह से बॉल रिसीव करनी है और मुझे उस डायरेक्शन में क्या करना है, फेंट दे के बीच में जगह बनानी है ना, हैंडबॉल में होता है। तो रेलेवेंट क्यू क्या है मेरे लिए, कि बॉल का डायरेक्शन मुझे प्लेयर को दिखाना है ताकि वो शिफ्ट करे और मुझे गैप मिले। तो लर्नर्स नीड टू आइडेंटिफाई द रेलेवेंट क्यूज फ्रॉम द इन्वायरमेंट की, और आपको प्लेयर को देखते रहना होता है कि मुझे कहाँ स्क्रीन मिलने वाली है, या फिर मुझे कहाँ स्मैश मारना है, बैक एंड पे खिलाना है, फोर एंड पे खिलाना है। तो लर्नर्स नीड टू आइडेंटिफाई द रेलेवेंट एंड द नॉन रेलेवेंट क्यूज फ्रॉम द इन्वायरमेंट, कि उसका प्लेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है। स्टेज वन। स्टेज टू होती है बहुत इजी, जिसको हम कहते हैं फिक्सेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। फिक्सेशन और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब आप स्किल को एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में करते हो, एक स्टेबल इन्वायरमेंट में करते हो, उसे हम कहते हैं फिक्सेशन ऑफ स्किल। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्किल को हम कहते हैं ओपन इन्वायरमेंट स्किल, है ना, और अनस्टेबल स्किल्स। ठीक है। क्लोज्ड इन्वायरमेंट या फिर फिक्सेशन ऑफ स्किल्स का मतलब होता है जब आपका जो स्किल है बहुत स्टेबल है, जैसे कि जब आप आर्करी शूटिंग,
है ना, आप ऐसे गेम में पार्टिसिपेट करते हैं जहां पे आपको एम करना है। एक स्टेबल एनवायरनमेंट है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको पता है कि मेरा कितना कितना स्किल अमाउंट है, क्या क्या मुझे एग्जीक्यूशन करना है। आपका जो स्टिमुलस है वो फिक्स है, ठीक है ना, बोर्ड आपके सामने फिक्स है, आपको उसी पे एग्जीक्यूशन करना है। जब आप ओपन एनवायरनमेंट अनस्टेबल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे अगर मैं बॉल ड्रिबल कर रहा हूँ बास्केटबॉल में, तो मेरी ड्रिबलिंग किस पे डिपेंड करती है, सामने अनस्टेबल एनवायरनमेंट पे, कि मेरा डिफेंस भी होएगा, मुझे पास भी करना है। दैट मीन इसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्किल। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्किल क्या बताता है कि भैया यहाँ पे अनस्टेबल एनवायरनमेंट है, आपका जो स्किल एग्जीक्यूशन होगा वो मल्टीपल चीजों पर डिपेंड करने वाला है, क्योंकि ये एक एनवायरनमेंट है कैसा आपका, अनस्टेबल एनवायरनमेंट है। ठीक है, चलिए, और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कई बार पूछ लिया जाता है कि भैया आपके ग्रॉस स्किल कैसी होती हैं या फिर फाइन स्किल कैसी होती हैं। ग्रॉस स्किल मतलब जिसमें आपकी लार्ज मसल्स इंक्लूड हो रही हों, फाइन स्किल्स मतलब जिसमें आपकी स्मॉलर सेट ऑफ मसल्स यूज हो रही हों। पियानो बजाने में फिंगर्स इस्तेमाल होती हैं सिर्फ, है ना। ग्रॉस स्किल में मतलब फुटबॉल में आप किक कर रहे हो, पंट किक कर रहे हो, है ना। और स्किल कैसी होती हैं आपकी, जैसे कि डिस्क्रीट स्किल, या फिर आपकी सीरीज स्किल। डिस्क्रीट स्किल का मतलब क्या है कि आपने साइक्लिक एक्टिविटी करी, साइक्लिक एक्टिविटी मतलब आपने शुरू किया दौड़ना इनिशियली और खत्म भी किया दौड़ने से, डिस्क्रीट स्किल, है ना। सीरीज ऑफ स्किल मतलब आपने दौड़ना शुरू किया, आपके हाथ में बॉल थी, फिर आपने बॉल को रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद आपने फॉलो थ्रू ले लिया, तो आपने मल्टीपल चीजें यहाँ पे एग्जीक्यूट करी, सीरीज ऑफ स्किल, है ना। लैप शॉट हो गया, है ना, ये कुछ टाइप की स्किल्स थी आपकी। चलिए, अब आते हैं आपके डाउट्स पर।